नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिलाषा, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग। आज अपन दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश या दास वंश की नींव पड़ी। तो दास वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत अपने शैशव काल में थी। फिर आगे खिलजी शासकों के समय में यह प्रौढ़ावस्था में पहुंची और फिर तुगलक वंश के उत्तरोत्तर काल यानी फिरोज तुगलक के पश्चात इसमें पतनोन्मुखी अवस्था की ओर अग्रसर होने लगी। तो 1206 में स्थापना हुई और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का अंत पानीपत के युद्ध से आकस्मिक रूप से तो अवश्य हुआ, किंतु इसका पतन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम थी और उसके लिए विभिन्न राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारण उत्तरदायी थे। तो अब अपन को चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों पर। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों को समझने के लिए हमें पहले जो सल्तनतकालीन सुल्तान थे उनके राजत्व सिद्धांत को देखेंगे। तो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने राजत्व सिद्धांत का निर्धारण किया और इस राजत्व सिद्धांत के पीछे उनका मुख्य कारण था सुल्तान के पद की गरिमा कायम करना, अधीनस्थ अमीरों व उलेमाओं पर अंकुश लगाना, साम्राज्यवाद की भावना, जनहित की भावना एवं राज्य का सुदृढ़ीकरण। यानी जो राजत्व सिद्धांत का उन्होंने निर्धारण किया उसके पीछे ये उद्देश्य थे। तो जो सल्तनतकालीन जो शक्तिशाली सुल्तान थे वो तो इस राजत्व सिद्धांत को कायम रखने में सफल हुए, लेकिन जब निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी आए उनके समय में ये संभव नहीं हो पाया। जैसे अपन देखें तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने अपने राजत्व के सिद्धांत पर सफलतापूर्वक शासन किया, किंतु बदलती परिस्थितियां और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण ये स्थिति कायम नहीं रह सकी। अतः जो सुल्तान के पद की गरिमा थी उसका पतन हुआ, निरंकुशता का अंत हुआ, अमीरों का प्रभुत्व बढ़ा। यानी जब सुल्तान की शक्तियों में गिरावट आई वैसे ही अमीरों का प्रभाव बढ़ने लगा और घटती साम्राज्य सीमा व जन असंतोष आदि से सल्तनत लगातार पतन की ओर अग्रसर हुई। तो एक कारण तो ये हो गया कि जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे वो राजत्व की अवधारणा को बनाए रखने में असफल रहे और जो परिस्थितियां थी उनको नियंत्रित नहीं रख पाए। फिर अगला कारण है सैन्य कारण। तो सैन्य आधार पर अपन देखें तो कुछ सुल्तानों ने स्थायी सेना का गठन किया था, जैसे मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी ने किया और यही इसमें सफल हुआ। और शेष जो सल्तनतकालीन शासक थे उन्होंने क्या किया, जो इक़्तादार होते थे उनकी सेना पर ही वो आश्रित हो गए। तो जो इक़्तादार के जो नियंत्रण में सेना होती थी वो निम्न कोटि की थी और संदिग्ध विश्वसनीयता लिए हुए थी। तो ऐसी सेना सुल्तान के प्रति स्वामी भक्त न होकर किसके प्रति थी, इक़्तादार के प्रति स्वामी भक्त थी वो। और साथ ही जो ये स्थानीय सेना थी उसमें बहुत से जो सैनिक थे वो भाड़े पर लिए गए थे, यानी अयोग्य सैनिकों की भर्ती की जाती थी। तो खिलजी वंश के पश्चात सेना की स्थिति लगातार बिगड़ती गई और जो सल्तनतकालीन जो ये सेना थी जो प्रांतीय सेना पे डिपेंडेंट थे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान, उनमें एक रूपता का भी अभाव था। तो इस सेना में विभिन्न नस्लों एवं जातियों के सैनिक बहाल किए गए। इससे इनमें आपसी विभेद व विद्वेष भी बना रहता था। बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह है। तो जो बाह्य आक्रमण अपन देखें तो जैसे जो सीमावर्ती जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनके समय समय पर आक्रमण होते रहे हैं। और आंतरिक विद्रोह है, यानी जब अयोग्य एवं निर्बल शासक दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान अयोग्य या निर्बल था उस समय जो प्रांतीय शासक थे वो विद्रोह पर उतारू हो जाते थे। तो बाह्य आक्रमणों व आंतरिक विद्रोहों के कारण दिल्ली सल्तनत राजनीतिक व आर्थिक रूप से कमजोर होती रही। जहाँ सीमावर्ती राज्यों से मंगोलों ने
और फिर 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण हुए। वहीं प्रांतीय यानी स्थानीय स्तर पर अपन देखें यानी आंतरिक विद्रोह देखें तो बंगाल, सिंध और दक्षिण के दूरवर्ती राज्य हमेशा सल्तनत के विरुद्ध विद्रोह करते रहे। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए असीमित व असंतुलित साम्राज्य विस्तार से भी विघटनकारी प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई, जो कि दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से दूर थी, क्योंकि उस समय क्या था कि आवागमन के साधन भी पर्याप्त नहीं थे। तो आवागमन के साधन पर्याप्त न होने के कारण जो दक्षिण भारत का दूरस्थ इलाका था वहाँ पर नियंत्रण रखना असंभव था। आवागमन के साधन नहीं होने से क्या था कि जो सल्तनतकालीन सेना थी उसका भी वहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए जाना नहीं हो पाता था। फिर अगला कारण है सुल्तानों की अपनी व्यक्तिगत नीतियाँ। तो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनकी अपनी नीतियाँ भी सल्तनत के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक ढांचे में गिरावट हेतु उत्तरदायी रही। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कुछ अव्यवहारिक नीतियाँ अपनाई, तो उससे दिल्ली सल्तनत की जड़ों पर या अपन समझे तो उससे राजकोष पर भी एक अतिरिक्त भार पड़ा। जैसे उसका जो राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, दोआब में करवर्दी आदि प्रयोगों से जो राज्य की आर्थिक स्थिति थी वो और ज़्यादा दयनीय हुई और साथ ही जनता में असंतोष भी फैला। वहीं दूसरी तरफ फिरोज तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों व असीमित जो रियायतें दी गई उससे भी राजकोष रिक्त हुआ। और जो साथ ही अधिकारी व जो सैनिकों को वंशानुगत अधिकार दिए थे फिरोज तुगलक ने, उनसे उनकी योग्यता पर भी प्रभाव पड़ा, जिससे जो राज्य का या दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासनिक व जो सामरिक ढांचा था वो कमज़ोर हुआ। फिरोज व सिकंदर लोदी की जो धार्मिक कट्टरता थी उससे भी गैर मुस्लिम जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। उभरते क्षेत्रीय राज्य। तो तुगलक वंश के पतन के पश्चात अनेक क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हुए, जैसे जौनपुर, बंगाल, गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत पर नज़र डालें तो बहमनी तथा विजयनगर राज्य। और इनके साथ ही कुछ राजपूत राज्य भी शक्तिशाली होते गए। तो इन क्षेत्रीय राज्यों के बढ़ते प्रभाव व विद्रोहों से दिल्ली सल्तनत की प्रभु सत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। और आंतरिक विद्रोहों व युद्धों से जो सल्तनत के जो सुल्तान थे वो विदेशी शत्रुओं की योजनाओं व गतिविधियों से भी अनभिज्ञ रहे, जिससे वे उनका सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। अगला कारण है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सहिष्णुता का अभाव। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे उसने इस्लाम धर्म की व्यवस्था के अनुरूप ही शासन करने का प्रयास किया और शासन तथा राजनीति पर उलेमा का प्रभाव स्थापित हुआ। तो इस वर्ग के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने वर्ग को प्रसन्न करने के लिए जो सुल्तान थे उन्होंने धर्मांधता की नीति अपनाई। तो धर्मांधता की नीति अपनाई उससे सामाजिक विद्वेष बढ़ा और विशेषकर गैर मुस्लिम जनता की ओर से व्यापक प्रतिक्रिया हुई और समाज के जो कुछ वर्ग थे उनमें वर्ग संघर्ष भी प्रारंभ हुआ और विद्रोह की भावना पनपने लगी। और इस असहिष्णुता की भावना से क्या हुआ, जो हिंदुओं का समर्थन है वो दिल्ली सल्तनत खो चुकी थी और जो सामाजिक एकता का माहौल था उसका स्थान सामाजिक विभेद ने ले लिया। अगला कारण है उत्तराधिकार के नियमों का अभाव। तो दिल्ली सल्तनत में क्या था, जब सुल्तान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पश्चात अक्सर उसके उत्तराधिकारियों में युद्ध होता था और उसमें जो विजयी रहता था वही राजगद्दी पर आसीन होता था। तो इससे सल्तनत काल में राजनीतिक स्थायित्व की कमी रही, जो एक इसका दुर्बल पक्ष था। तो ये तो थे दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारण। इन प्रमुख कारणों के अतिरिक्त भी सल्तनत के पतन के लिए अन्य कारण भी जिम्मेदार रहे। जैसे सल्तनत काल में दासों और अमीरों का क्रमशः चारित्रिक पतन हुआ, तो वे राज्य के प्रति स्वामी भक्ति भूलकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग गए थे। उनमें गुटबाजी प्रारंभ हो गई थी और प्रत्येक वर्ग सुल्तान को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास करता था। तो परिणामतः क्या हुआ, जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ गई
जागीरदारी प्रथा ने भी दिल्ली सल्तनत को दुर्बल बनाया था और साथ ही जो साम्राज्य की विशालता है और उसके लिए आवागमन एवं संचार के साधनों की जो कमी थी, दूरस्थ प्रांतों पर नियंत्रण बनाए रखने की समस्या, प्रशासनिक भ्रष्टाचार आदि कारणों में भी सल्तनत के पतन में अपना योगदान दिया। तो वस्तुतः है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे और मध्यकाल में अनेक समस्याएं जो लगातार अस्तित्व में थी वो साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। ये समस्याएं थी जैसे सुल्तान और उसके सरदारों तथा स्थानीय प्रशासकों और जमींदारों के बीच संघर्ष, प्रांतीय और भौगोलिक समस्याएं आदि। तो जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उन्होंने इन समस्याओं को हल करने का प्रयास भी किया, परंतु वो उसे समूल नष्ट नहीं कर सके और न ही सामाजिक तथा प्रशासनिक संरचना में कोई मौलिक बदलाव ला सके। तो तब क्या था कि जब कोई शक्तिशाली सुल्तान सत्ता में होता था तो ये सभी तत्व सुप्त अवस्था में रहते थे, परंतु जैसे ही कमजोर या अपन निर्बल या जो अयोग्य सुल्तान आते ही यह पुनः जागृत होकर सुल्तान के सम्मुख एक संकट के रूप में आ जाते थे और अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करते थे। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। और तात्कालिक कारण देखें तो तात्कालिक कारण था पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध के दौरान ये सभी कमियां धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच गई थी, यानी जिसका अपन ने अभी विवेचन किया है, और उसकी वजह से लोधी शासक इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और बाबर विजयी रहा और अंततः मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई।